दुनिया में जहां भी चले जाइए एक ही बात की चर्चा है, वो है परमाणु युद्ध। दरअसल पुतिन के एटमी धमाके की धमकी के बाद अब नेटो रूस के बिल्कुल करीब परमाणु ड्रिल कर रहा है। जी हाँ, इस ड्रिल में 14 देश शामिल है। इधर रूस भी एटमी ड्रिल की तैयारी में है, जो जल्दी शुरू होने वाली है। तो न्यूक्लियर ड्रिल में B-52 की अहम भूमिका रहने वाली है। नेटो की परमाणु ड्रिल जारी है और ये दिखाने के लिए कि रूस को कि हमारी ताकत भी आपसे कमजोर नहीं है। अगर आपकी बार बार चेतावनी सामने आ रही है तो हम भी तैयार हैं। रूस के पड़ोस में नेटो की परमाणु ड्रिल। दुश्मन का काल कहे जाने वाले B-52 बॉम्बर से कांपा रूस के बिल्कुल पास का आकाश। क्या यूक्रेन वॉर अब डायरेक्ट नेटो वर्सेस रूस होगी? युद्ध की कानफोड़ू आवाजों से यूक्रेन कराह रहा है और दुनिया चीख रही है। कीव परमाणु विनाश के खौफ से कांप रहा है। बाइडेन की फौज रूस को जवाब देने की तैयारी कर रही है, क्योंकि यूक्रेन जंग में जो साफ हो चुका है वो ये कि नेटो बहुत दिनों तक यूक्रेन युद्ध में जमीन पर उतरने से खुद को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हथियार और डॉलर की मदद के अलावा ज़ेलेंस्की को सेना भी चाहिए। लिहाजा नेटो की वॉर एक्सरसाइज चल रही है। क्या नेटो के सैनिक यूक्रेन की जमीन पर जंग लड़ेंगे? क्या नेटो अब डायरेक्ट युद्ध में उतरने वाला है? क्या नेटो के पास पुतिन की परमाणु वाली धमकी के बाद अब कोई विकल्प नहीं बचा? क्या नेटो यूक्रेन के बहाने सिर्फ पुतिन ही नहीं, चीन को भी मैसेज देना चाहता है कि वो पुतिन को मदद देने से बाज आए? आसमान, जमीन, और पानी में नेटो का ये युद्धाभ्यास है। नाम है स्टेडफास्ट नून। नेटो को इस वॉर एक्सरसाइज की जरूरत क्यों पड़ गई, इसकी डिटेल आगे बताएंगे। पहले इस मिलिट्री ड्रिल की डिटेल जान लीजिए। दुनिया का काल समझे जाने वाले B-52 बॉम्बर को भी इस ड्रिल का हिस्सा बनाया गया है। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के लिए भी इसी सीरीज के बॉम्बर B-29 का इस्तेमाल किया गया था। इन परमाणु हमलों की वजह से आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में कई तरह की बीमारियां फैलती रहती हैं। नेटो के मुताबिक स्टीडफास्ट नून में यूएस एयरफोर्स के B-52 बॉम्बर भी शामिल हैं। नॉर्थ डकोटा के मिनोट एयरबेस से दुश्मनों के दिलों को दहलाने के लिए लंबी उड़ान भर रहे हैं। वहीं बेल्जियम के क्रेन ब्रोगेल एयरबेस से एडवांस F-16 विनाशकारी मिसाइल से लैस होकर ड्रिल का हिस्सा बना है। कहने को तो ये सालाना वॉर ड्रिल है, लेकिन नेटो की ड्रिल की टाइमिंग और शामिल होने वाले देशों की संख्या, एयरक्राफ्ट और हथियारों का जखीरा गवाही दे रहे हैं कि ये सिर्फ वॉर एक्सरसाइज तो नहीं है। इस सालाना परमाणु अभ्यास में 14 सदस्य राज्य और 60 विमान हिस्सा ले रहे हैं, जो बेल्जियम, उत्तरी सागर और ब्रिटेन के हवाई क्षेत्र को दहला रहे हैं।
नेटो के इस परमाणु एक्सरसाइज के साथ जरा याद कीजिए अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का पुतिन को परमाणु पर जवाब देने वाला बयान। No matter what else is happening in the world, the United States is ready to pursue critical arms control measures. A nuclear war cannot be won and must never be fought. ये नेटो है जिसके दम पर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कीव में बैठे अब भी महफूज हैं। ये नेटो है जिसकी ताकत को चैलेंज करने का मतलब है तीसरा विश्व युद्ध। ये नेटो है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी शक्ति रखता है। ये नेटो है यूक्रेन तक इसके फैलाव की आशंका का ही नतीजा है। यूक्रेन झुलस रहा है, पुतिन की नींद उड़ी हुई है और दुनिया की सांसें थमी हैं कि ये खून खराबा कब बंद होगा। तो नेटो की इस न्यूक्लियर तैयारी का मतलब क्या है? क्या अब ज़ेलेंस्की के साथ नेटो की सेना भी रूस के खिलाफ यूक्रेन के मैदान में उतरने वाली है? क्या अब नेटो बनाम रूस की डायरेक्ट जंग छिड़ने वाली है? इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं आपको। इस बीच नेटो का प्रचंड युद्ध छेड़ने की आशंका वाला ये परमाणु ड्रिल, नेटो की ये ड्रिल तब हो रही है जब रूस परमाणु एक्सरसाइज कर रहा है। रूस के इस परमाणु ड्रिल का नाम है ग्रोम। ये रूस का सालाना परमाणु एक्सरसाइज है, लेकिन इस एक्सरसाइज की टाइमिंग को पुतिन के परमाणु धमकी वाले बयान के साथ जोड़कर देखेंगे तो पता चलेगा कि दुनिया परमाणु युद्ध के दरवाजे की कुंडी खड़का रही है। दरवाजा खोला तो धमाका होगा, वो मानवता का संहार करने वाला होगा। रूस अपने परमाणु सक्षम बम वर्षकों, पनडुब्बियों और मिसाइलों का परीक्षण कर नेटो के सामने पूरे दमखम के साथ पेश है। पुतिन इस वक्त दुनिया के वो नेता हैं जिनके सामने यूक्रेन अब सिर्फ एक जंग नहीं, पुतिन की प्रतिष्ठा का सवाल है, जिसमें हार यूक्रेन की जीत कम, अमेरिका की जीत ज्यादा होगी। नेटो विजयी होगा। पुतिन अपने प्राण पखेरु ओढ़ने तक ऐसा ख्वाब में होते नहीं देख सकते। और जो यूक्रेन में रूस की सेना की हालत है वो कहती है कि बम की चाहे कितनी बारिश करो, कीव झुकेगा नहीं। इस हालात में पुतिन के परमाणु का विकल्प खुला है और यही डर पूरी दुनिया को मथ रहा है। सवाल है कि नेटो क्यों यूक्रेन की जंग को अपनी मान जंग में कूदना चाहता है। नेटो क्यों रूस पर परमाणु बम गिराने की प्लानिंग बनाए बैठा है। नेटो को आखिर ज़ेलेंस्की को जिताने से क्या हासिल होगा। इन सारे सवालों का जवाब समझने के लिए आपको सैन्य संगठन नेटो की भूत, वर्तमान और भविष्य की उम्मीदों को डिटेल में जानना होगा, क्योंकि नेटो बनाम रूस में न्यूक्लियर जंग छिड़ा तो आधी दुनिया का नाश सिर्फ 2 मिनट में हो जाएगा। नेटो के सांगठनिक ढांचे को समझने से पहले आपको नेटो और रूस की परमाणु शक्ति के बारे में जान लेना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट की माने तो दुनिया के 7 देशों के पास कुल 12,700 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। इनमें से 2 देशों अमेरिका और रूस 90% से अधिक परमाणु बम अपने पास रखते हैं। अगर अमेरिका के साथ नेटो के सभी देशों को मिला दें तो ये संख्या 5,943 बनती है, जो पूरी दुनिया को कई बार तबाह करने के लिए पर्याप्त है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नेटो न्यूक्लियर युद्ध की स्थिति में संभावित रूप से 1 या अधिक टैक्टिकल या युद्ध क्षेत्र परमाणु बम तैनात कर सकता है। टैक्टिकल परमाणु छोटे हथियार होते हैं जिनमें 0.3 किलोटन से लेकर 100 किलोटन की विस्फोटक शक्ति होती है। 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया वो महज 15 किलोटन का था। ऐसे में अगर नेटो हिरोशिमा परमाणु हमले के मुकाबले 6 गुना अधिक ताकतवर परमाणु हमला करेगा तो एक झटके में रूस की एक बड़ी आबादी तबाह हो सकती है। टैक्टिकल वेपन की जगह स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन अधिक विनाशकारी साबित हो सकता है, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। हालांकि यूक्रेन युद्ध में नेटो के स्ट्रेटेजिक परमाणु हमला करने की संभावना ना के बराबर ही है, लेकिन युद्ध में हालात कभी भी बदल जाते हैं। और अगर ऐसे में नेटो और रूस में परमाणु युद्ध होता है तो न सिर्फ रूस और यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित होगा और तीसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया को धकेल देगा। नेटो से पुतिन के खिलाफ एक्शन में नहीं है, बल्कि वो रूस के दोस्त चीन को भी जवाब देने के मूड में है।
नेटो की वॉर ड्रिल रूस की सीमा से सिर्फ 650 मील दूर हो रही है। उस रूस के पास जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है, जिसके पास फादर ऑफ ऑल बम है। अगर नेटो के सभी देशों के परमाणु हथियारों को मिला लिया जाए तो भी वो रूस की बराबरी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में रूस अपने शक्तिशाली टुपोलेव Tu-160 का इस्तेमाल कर नेटो के सभी देशों का वजूद मिटा सकता है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में रूस के पास सबसे अधिक 5,977 परमाणु बम उसके सैन्य ठिकानों में मौजूद हैं। इतने परमाणु बमों की मदद से पुतिन सैकड़ों बार पृथ्वी को तबाह कर सकते हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक इन वॉर हेड्स में से अकेले 1100 से अधिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो रूस से बैठे ही दुनिया के हर कोने तक भेजी जा सकती हैं। यूक्रेन को समुद्र में भी एक के बाद एक परमाणु हमले देखने को मिल सकते हैं। रूस की नौसेना ने सबमरीन से परमाणु हमले करने के लिए अपने बेड़े में 800 बैलिस्टिक मिसाइल को सजा रखा है। ऐसे में अगर नेटो और रूस में परमाणु युद्ध होता है तो न सिर्फ रूस और यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित होगा, जो तीसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया को धकेल देगा। नेटो सिर्फ पुतिन के खिलाफ एक्शन में नहीं है, बल्कि वो रूस के दोस्त चीन को भी जवाब देने के मूड में है। नेटो का अंदरूनी आकलन ये है कि चीन रूस की राजनीतिक मदद कर रहा है, साथ ही प्रचार अभियान में भी रूस का साथ दे रहा है। नेटो के अंदर ये राय है कि अगर चीन ने रूस को वित्तीय और सैनिक मदद भी दी तो फिर यूक्रेन युद्ध का दायरा काफी फैल जाएगा। नेटो की राय है कि चीन के उदय से दुनिया की सुरक्षा का मानचित्र बदल गया है। यही वजह है कि नेटो अपने को पहले से ज्यादा मजबूत साबित करने के लिए दुनिया का चौधरी बना घूम रहा है। दुनिया में करीब जहां भी युद्ध है उसमें एक पार्टी नेटो है। नेटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन उत्तरी अमेरिका और यूरोप का एक साझा राजनीतिक और सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना साल 1949 में की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने इस संगठन का उस वक्त पहला और सबसे बड़ा मकसद था सोवियत संघ के बढ़ते दायरे को सीमित करना। इसके अलावा अमेरिका ने इसे यूरोप में राष्ट्रवादी विचारों को पनपने से रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया। अमेरिका के नेतृत्व में नेटो लगातार बढ़ रहा है। 1949 में जब नेटो बना तो इसके 12 संस्थापक देश थे: अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और पुर्तगाल। बाद में शीत युद्ध से कुछ समय पहले स्पेन, पश्चिम जर्मनी, टर्की और यूनान ने इसकी सदस्यता ले ली। शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद हंगरी, पोलैंड और चेक गणराज्य देशों को भी नेटो की सदस्यता दी गई। फिलहाल नेटो के 30 सदस्य देश हैं, जिनमें अब रोमानिया, क्रोएशिया, अल्बानिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, मोंटेनेग्रो, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया भी शामिल है। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़े तनाव के पीछे एक वजह नेटो भी है। यूक्रेन की नेटो का सदस्य बनने की इच्छा है। रूस के 2 और पड़ोसी फिनलैंड और स्वीडन ने भी नेटो की सदस्यता के लिए फॉर्म भरा है। ऐसा होने का मतलब है कि रूस की सीमा तक नेटो सेनाओं की अस्थायी मौजूदगी, कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे यूक्रेन का नेटो सदस्य बन जाना रूस शासन को नहीं सुहाता। नेटो की शक्ति का विस्तार का मतलब है रूस और चीन जैसे महाशक्तिशाली बनने या बने रहने की चाहत वाली ताकत के खिलाफ विस्तार। अमेरिका यूरोप के अपने सदस्य देशों के साथ मिलकर दुनिया पर अपना एक तरह से आधिपत्य कायम रखना चाहता है, और इस राह में सबसे बड़ा रोड़ा रूस और चीन है। यही वजह है कि नेटो ने अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कई देशों के साथ संबंध स्थापित किए हैं। अल्जीरिया, मिस्र, इजराइल, जॉर्डन, मॉरिटानिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया नेटो के सहयोगी हैं। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी नेटो की भूमिका रही है, और इस नेटो का सीधा सामना है अब व्लादिमीर पुतिन से, जिन्होंने यूक्रेन पर हमला किया है और नेटो हमले का जवाब दे रहा है। अब तक ज़ेलेंस्की को हथियार और डॉलर भेजकर, जिसका नतीजा है कि बात न्यूक्लियर बम गिराने की हो रही है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग दिन ब दिन भयानक रूप लेती जा रही है। क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले का बदला लेने के लिए पुतिन अपनी वॉर मशीनरी के तमाम घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब कुछ जंग में यूक्रेन का हौसला तोड़ने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका भी बार बार ये साफ करता रहा है कि वो यूक्रेन का साथ किसी भी सूरत में देता रहेगा। यानी कि समझिए कि रूस के सामने अमेरिका एक बार फिर से यूक्रेन की ढाल बनकर खड़ा हो गया है।
पुतिन को अमेरिका की सीधी चुनौती। यूक्रेन की ढाल बना रहेगा अमेरिका। क्या बाइडेन से भिड़ेंगे पुतिन? यूक्रेन में चल रही जंग पुतिन के लिए साख की जंग बन चुकी है, जिसे जीतने के लिए पुतिन की सेना कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। इसलिए पुतिन अब यूक्रेन के खिलाफ एक से बढ़कर एक घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन पर किसी भी देश की किसी भी धमकी का कोई असर नहीं हो रहा। उन्हें बस सिर्फ यूक्रेन में मिशन विक्ट्री दिखाई दे रहा है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन में जीत हासिल करने के लिए उस पर परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह है कि नेटो फोर्स भी रूस के खिलाफ एक्टिव हो चुकी है। जल थल वायु में नेटो देशों की सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही हैं। B-52 जैसे बॉम्बर के जरिए नेटो देश अपनी परमाणु ताकत को भी परख रहे हैं। इन तमाम तस्वीरों के बीच अमेरिका ने एक बार फिर रूस को सीधी चुनौती दे डाली है। अमेरिकी राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका इस जंग में यूक्रेन का साथ देता रहेगा। If we don't stand up to that where it's being challenged, then the risk you have is opening a Pandora's box, where aggressors, not just in Europe, not just Russia, will take a lesson and say, I can act with impunity, I can do this. दरअसल दुनिया ये अच्छी तरह से जान चुकी है कि पुतिन के मन में जो होता है वो उसे किसी भी कीमत पर पूरा करते हैं। पुतिन की यही जिद न सिर्फ उन्हें दुनिया का दुश्मन बना बैठी है, बल्कि खुद उनके अपने ही देश में यूक्रेन के खिलाफ लड़ी जा रही जंग का विरोध हो रहा है। बावजूद इसके पुतिन के इरादों में जरा भी बदलाव नहीं आया है और अब ईरान से मिले ड्रोन की बदौलत वो यूक्रेन की धरती पर तबाही लाने पर आमादा है। यही वजह है कि अब रूस का साथ देने के लिए ईरान पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और यूरोपियन यूनियन से ईरान पर पाबंदी लगाए जाने की मांग उठने लगी है। यूक्रेन में आक्रामक युद्ध छेड़ने और यूक्रेनी नागरिकों को मारने के लिए हथियार मुहैया कराने को लेकर ईरान रूस की आक्रामकता, युद्ध अपराधों और यूक्रेन के खिलाफ आतंकवादी हमलों को हवा दे रहा है। यही वजह है कि अब ईरान के खिलाफ यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रदर्शन होने लगा है। ईरान पर आरोप लग रहे हैं कि उसके हथियारों से यूक्रेन में आम लोगों को मारा जा रहा है। ईरान के हथियारों से यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को तबाह किया जा रहा है। आरोप यह भी है कि ईरान के हथियारों से रूस यूक्रेन में युद्ध अपराध को अंजाम दे रहा है। जाहिर है यूक्रेन की जंग भयानक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां धीरे धीरे दूसरे देशों की भी एंट्री होने लगी है। यही वजह है कि इस बात की आशंका लगातार जताई जा रही है कि कहीं ये जंग किसी नए महासंग्राम की वजह न बन जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ धाम में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हेलीकॉप्टर में 6 लोग सवार बताए जा रहे हैं और ये बड़ी अपडेट आ रही है। केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है और इसमें 6 लोग बताए जा रहे थे कि सवार थे। और प्रियंका इस वक्त हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, ताजा अपडेट क्या है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए केदारनाथ धाम में ये हेली क्रैश हुआ है और बताया जा रहा है गरुड़ चट्टी एक जगह है, वहां पर ये क्रैश हुआ है। वहां पर कई कंपनियों के हेलीकॉप्टर चलते हैं, उसमें आर्यन हेली कंपनी का इस हेलीकॉप्टर को बताया जा रहा है। लगातार केदारनाथ के पास कोहरा बना हुआ है जिसके कारण वहां पर दिक्कतें आई जा रही है और एक हेलीकॉप्टर जो वहां पर
लेकर जाता है केदारनाथ में, तो उसमें 5 लोगों की बैठने की जगह होती है, एक पायलट होता है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। अभी प्रारंभिक जानकारी यही मिल रही है और लगातार जैसे भी केदारनाथ के पट बंद होने का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। ज्यादातर लोग वहां पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सुविधाजनक होता है। लेकिन ये खबर आ रही गरुड़ चट्टी के पास हेलीकॉप्टर क्रैश की, जहां पर अभी फिलहाल जो प्रारंभिक जानकारी है बताया जा रहा है कि उस हेलीकॉप्टर में 4 से 5 लोग सवार थे। जी प्रियंका, क्या जानकारी है यात्रियों के बारे में? जैसे कि आप बता रहे कि 4 से 5 लोग सवार थे, घायल हुए हैं, या उनके बारे में क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, अभी उनके स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। बिल्कुल प्रारंभिक सूचना हम दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग सवार थे। केदारनाथ का रास्ता जो है, केदारनाथ का जो हेली रूट है, वहीं से ये हेलीकॉप्टर जा रहा था। गरुड़ चट्टी के पास देखिए ये हादसा जो हुआ है, 3 ऐसे प्लेसेस हैं जहां से हेलीकॉप्टर की सहायता से लोग केदारनाथ जाते हैं। और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग सवार थे। और सबसे बड़ा कारण कोहरे को बताया जा रहा है, क्योंकि कोहरा वहां पर लगातार बना हुआ है और पहाड़ों का क्योंकि ये पूरा ट्रैक है, हालांकि 5 मिनट का ही पूरा रास्ता रहता है किसी भी एयरपोर्ट से, किसी भी हेलीपैड से केदारनाथ तक पहुंचने का, पर उस 5 मिनट के रास्ते में भी गहरा जो कोहरा है वो बहुत ज्यादा घना हुआ है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। जो प्रारंभिक सूचना अभी तक हमें मालूम चल रही है। प्रियंका, स्थानीय प्रशासन की ओर से किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है और क्या जानकारी मौसम को लेकर कि अगले 1-2 दिन में क्या किस तरह का मौसम रहने वाला है वहाँ? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मौसम अब बदलना शुरू हो गया है, ऐसे में पहाड़ी इलाकों में सुबह के वक्त धुंध कोहरा जो है वो शुरुआत इसकी हो गई है और आगे आने वाले दिनों में भी मौसम को इसी तरीके से बना रहेगा। घटना की जानकारी मिलते ही जो प्रशासन है, SDRF, जो स्टेट रेस्क्यू फोर्सेस होती है, उनको सूचना दे दी गई है। तमाम जो स्पॉट है वहां पर पहुंच रहे हैं। केदारनाथ में भी कई जो पैरामिलिट्री फोर्सेस रहती है उनकी तैनाती रहती है, वहां के लोग भी पहुंच रहे हैं। और फिलहाल सबसे पहली कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग उसमें सवार थे उनके वेयर अबाउट को पता किया जाए, उनको बचाने की कोशिश जारी है। प्रियंका, अमूमन यही देखा है हमने पहाड़ों के मौसम को, जहां तब्दीलियां होते रहती है। जब मौसम ठीक था तभी हेलीकॉप्टर को ओके किया गया और उसने उड़ान भरी। अभी मौसम खराब है तभी ये हादसा भी हुआ और यही वजह है कि अभी वहां के बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल भी नहीं पा रहा है। लेकिन कुछ अगर स्थानीय लोगों से आपकी बातचीत हो पाई हो, आपने कोशिश की हो, कुछ ऐसी बातें? देखिए, अभी तक क्योंकि अब जैसे ही खबर सामने आई है वैसे ही दर्शकों के साथ हम इस खबर को शेयर कर रहे हैं। लेकिन जो जानकारी मिली, देखिए गरुड़ चट्टी के पास है, ऐसे में आप पूरे रूट की भी अगर बात करते जाए तो ये पूरा जो रूट है वहां पर लोगों का भी आना जाना लगा रहता है, क्योंकि ऊपर से जब आप जाते हैं, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा में जैसे मैंने आपको बताया कि हेलीकॉप्टर की मदद से केवल 5 मिनट का ही समय लगता है, इससे ज्यादा समय नहीं लगता है। ऐसे में ये पूरा रास्ता जो है ये हाई ऑल्टीट्यूड पे जाता है, जिस ऑल्टीट्यूड पे जो हेलीकॉप्टर है वो सवार रहता है। लेकिन नीचे पूरा एक ट्रैक है जहां पर जो 21 किलोमीटर का पूरा ट्रैक बताया जाता है, जहां पर पैदल लोग चलते हैं। तो ऐसे में अभी कोशिश यही है कि सबसे पहले तो वेयर अबाउट पता किए जाए, उन लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाए जो इसमें सवार थे। लगातार प्रशासन की तरफ से मैसेज आ रहा है कि वो इस घटना पर जुड़े हुए हैं और प्रशासन की तमाम राहत टीमें जो है वो मौके पर पहुंच रही हैं। जी, नजर बना के रखिएगा। प्रियंका, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर केदारनाथ में गरुड़ चट्टी के पास जो है एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें 6 यात्री सवार थे, लेकिन उनके स्वास्थ्य के बारे में अभी जानकारी नहीं है। फिलहाल SDRF की टीम जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है। ऐसे लोगों को ढूंढ करके उनका सर्च ऑपरेशन करके काम करने की जरूरत है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। बौखलाए आतंकियों की बुज़दिली एक बार फिर से सामने आई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने एक बार फिर बाहरी मजदूरों को निशाना बनाया। बताया ये जा रहा है कि आतंकियों ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोमवार की रात हमलावरों ने मजदूरों को तब निशाना बनाया जब वो घरों में सो रहे थे। मारे गए मजदूरों की पहचान राम सागर और मनीष कुमार के तौर पे हो चुकी है और दोनों यूपी के कन्नौज के रहने वाले थे। इस बीच बहुत बड़ी खबर ये भी मिल रही है कि सुरक्षा बल ने मजदूरों की हत्या करने वाले आतंकी को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो गिरफ्तार आतंकी का नाम इमरान बशीर है और वो लश्कर का रहने वाला बताया जा रहा है। हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने ली है।
और बताया जा रहा है कि जिन आतंकियों ने हमला किया वे संगठन के हाइब्रिड आतंकवादी हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि जो आउटसाइड लेबर जो होते हैं ये सॉफ्ट टारगेट है, इनके पास कोई सिक्योरिटी है नहीं यहाँ पर। तो इस टाइप का जो घिनौना जो कायराना हरकत किया है उसको उसी टाइप का हम लोग जवाब देंगे। इसको अरेस्ट करेंगे और पूरा प्रूव करके ऑनरेबल कोर्ट में पेश भी करेंगे, आप लोग की एविडेंस शेयर करेंगे और जो हार्ड कोर टेररिस्ट उसको न्यूट्रलाइज करते आ रहे हैं और जल्दी इसको भी कर देंगे हम। सर, जिसको आपने पकड़ा है उनसे लीड मिली है कि कौन से दोनों घटनाएं जो हुई है क्या उनमें जोड़ है, क्या एक ही संगठन ने? पहला भी जो घटना है लश्कर तैयबा ने किया, हालांकि अलबदर ने क्लेम किया झूठा है, एलईटी ने किया है और हम लोग जो किया है उसको बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब आपको शोपियां में आतंकियों की कायराना हरकत की 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। कैसे जम्मू कश्मीर निशाने पर है और जम्मू कश्मीर में मासूम जो है दरअसल वो निशाने पर है। शोपियां में 2 मजदूरों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। निशाने पर मासूम 2 मजदूरों की हत्या हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि आतंकवादी गिरफ्तार हो चुका है। मुनीश कुमार और राम सागर जो बाहरी लेबर का काम करते थे यहाँ पर, आज उनकी हत्या किया जाना बहुत दुखद है और इस प्रकार से जो लोग हमारे लिए काम करते हैं उन पर इस प्रकार से अटैक करना बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जिस प्रकार से हमारे लीडर्स जो कश्मीर में बैठे हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स आती हैं उसके आधार पर भी इस चीज़ को अंजाम में लाया जाता है। ये गलत है, ऐसी स्टेटमेंट देना बंद करें। और चलिए अब बढ़ते आगे। कन्नौज में मजदूरों की हत्या की खबर मिलने के बाद से मातम पसरा हुआ है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। और कश्मीर में टारगेट किलिंग कब तक, ये सवाल चुभता हुआ है, लेकिन इसका जवाब चाहिए उन लोगों को जो कि रोजगार के लिए जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं लेकिन उनकी हत्या कर दी जा रही है। तो घर वालों का पेट पालने के लिए दोनों कश्मीर गए थे और उसके बाद देखिए किस तरीके से उनके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों ही आतंकवादी पकड़े जा चुके हैं। जो दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु बम गिरा सकते हैं और अमेरिका का B-52 बॉम्बर उन्हीं में एक है जिसे जाना ही इस बात के लिए जाता है कि ये कहीं भी परमाणु बम गिरा सकता है। इस बार नेटो की इस ड्रिल की मेजबानी बेल्जियम कर रहा है और खबर है कि अमेरिका का B-52 बॉम्बर मेजबान बेल्जियम पहुंच चुका है। इसके अलावा बाकी देशों के 60 लड़ाकू विमान भी ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं। ये ड्रिल अक्टूबर के अंत तक बेल्जियम और ब्रिटेन के पास नॉर्थ सी के ऊपर होगी। वैसे दुनिया इसलिए भी डरी हुई है क्योंकि नेटो और रूस की न्यूक्लियर ड्रिल का समय बिल्कुल आसपास है, क्योंकि नेटो भी 30 अक्टूबर तक परमाणु अभ्यास करेगा और रूस भी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में परमाणु ताकत दिखा सकता है और इस दौरान कुछ भी गड़बड़ हुई तो पूरी दुनिया अंजाम भुगतेगी। क्योंकि ड्रिल शुरू होने से के पहले ही दिन पुतिन ने एक बार फिर नेटो को धमका दिया। पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों में रेफरेंडम के बाद धमकी दी थी कि उनके इलाकों में घुसने वालों पर वो परमाणु हथियार भी चला सकते हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया था और डर लगने लगा कि पुतिन कहीं सच में परमाणु बम न गिरा दें। पुतिन के वही तेवर नेटो की न्यूक्लियर ड्रिल के पहले दिन भी दिखे, क्योंकि उन्होंने बयान दिया कि रूस और नेटो की सेना का किसी भी मामले में सीधा संपर्क खतरनाक होगा और वैश्विक तबाही की वजह बन सकता है। यही नहीं, खबर है कि पुतिन ने नेटो के B-52 बॉम्बर के जवाब में अपना Tu-160 मैदान में उतार दिया है। Tu-160 रूस का सबसे बड़ा और भारी बॉम्बर है। दावा किया गया कि ये विमान यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही बॉर्डर पर चक्कर लगा रहे थे। उसने यूक्रेन की राजधानी कीव पर आत्मघाती ड्रोन से फिर हमला किया है, जिसमें कीव की कई इमारतें बर्बाद हो गई हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि हमला रिहायशी इलाके में हुआ और ड्रोन से उस जगह बम गिराया गया जहां कीव के मेयर का घर और कई सरकारी अफसरों के घर थे। इन हमलों का एक वीडियो ज़ेलेंस्की ने भी शेयर किया और बयान दिया कि रूस का यह हमला यूक्रेन का हौसला नहीं तोड़ सकता, वो ये जंग जीतेंगे। क्राइमिया ब्रिज अटैक के बाद रूस ने कीव पर कई दिनों तक मिसाइलें बरसाई थीं, जिसके बाद यूक्रेन की राजधानी में अलर्ट जारी कर दिया गया और लोगों से बोल दिया गया था कि वो कीव से दूर रहें, क्योंकि पुतिन कीव को बख्शने के मूड में नहीं लग रहे। वो वहां ऐसे हमले कर रहे हैं जैसे पिछले 8 महीने में नहीं किए, क्योंकि क्राइमिया ब्रिज पर अटैक करके ज़ेलेंस्की की सेना ने पुतिन के सब्र का बांध तोड़ दिया, जिसके बाद पुतिन ने सीधा कीव को टारगेट किया और मिसाइल के बाद वहां आत्मघाती ड्रोन से बम बरसाए।
जिसमें ऐसा धमाका हुआ कि कीव हिल गया। वीडियो में पहले धमाके की आवाज सुनाई दी और फिर दिखी दिल दहलाने वाली तस्वीर। ड्रोन अटैक के जो वीडियो आए उनसे यह बात जाहिर हो गई कि